हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं, जिसमें डिस्कस कराया जाएगा मशीनीकृत अनुरक्षण, यानी ट्रैक मेंटेनेंस मशीन के द्वारा जो होता है, तो उसी के बारे में आपको डिस्कस कराया जा रहा है। तो डायमेटिक मशीन एक डैश है। डायमेटिक मशीन कैसी है? तो डायमेटिक मशीन है ऑन ट्रैक मशीन, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सीएसएम मशीन एक है। तो सीएसएम मशीन कैसी मशीन है? तो सीएसएम मशीन जो है निरंतर कार्रवाई टैंपिंग मशीन, डायमेटिक मशीन की तुलना में अधिक आउटपुट देता है और वह एक बार में 2 स्लीपर को टाइम करता है। तो इसका आंसर इसमें से सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। ड्यूमेटिक मशीन में टैंपिंग टूल की संख्या होती है। तो ड्यूमेटिक मशीन में कितनी टैंपिंग टूल की संख्या होती है? तो इसमें 32 होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सीएसएम मशीन में टैंपिंग टूल की संख्या होती है। तो सीएसएम मशीन में टैंपिंग टूल की भी जो संख्या होती है, इसमें भी 32 होती है, यानी सी आंसर। 3x मशीन में टैंपिंग टूल की संख्या डैश है। तो 3x मशीन में टैंपिंग टूल की संख्या होती है, तो ये 48 होती है, इसमें 48 होती है। निम्न मशीन एक ऑफ ट्रैक टैंपर है। तो इसमें से कौन सा मशीन जो है ऑफ ट्रैक टैंपर है, यानी ट्रैक के द्वारा नहीं चलाया जाता है। ये डायरेक्ट उठाकर भी लिया जाता है, ट्रैक से ये नहीं जाने वाले मशीन है। तो इसमें से कांगो टैंपर, क्रोबा टैंपर, जैक्सन टैंपर, ये सभी जो है ये ऑफ ट्रैक टैंपर मशीन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। टैंपिंग कार्य समाप्त करते समय रेल पथ मैनुअल डैश से अधिक फ्लैटर रैंप निर्धारित करता है। तो ये टैंपिंग कार्य समाप्त करते समय क्या करना चाहिए? तो ये 1000 में 1 का रैंप देना चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रैक मशीन डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर है? तो इसमें से कौन सी मशीन डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर है? तो ये DGS 62N ये मशीन है। निम्न में से कौन सी मशीन पॉइंट टैपिंग मशीन है? तो पॉइंट टैपिंग मशीन आपको पता होगा, ये यूनिमेट 08275, इसमें ट्यूनिमेट लिखा गया, ये यूनिमेट है। एक समय में 2 स्लीपर को टैंपिंग करने वाली एक टाई टैंपिंग मशीन डैश कहलाती है। तो एक समय में जो 2 स्लीपर टैंपिंग करने वाली मशीन है वो कहलाती है क्वाड्रामेट्रिक। क्वाड्रामेट्रिक इसका आंसर हो जाएगा। टैंपिंग एक्सप्रेस 093X एक मशीन है जो एक समय में डैश स्लीपर पैक कर सकती है। तो ये जो 3X मशीन है, एक समय में ये 3 स्लीपर पैक करती है। डायमेटिक मशीन 1 घंटे में ट्रैक की डैश प्रभावी लंबाई को बढ़ा सकती है, यानी डायमेटिक मशीन जो है 1 घंटे में कितना वर्क कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 मीटर। 09 CSM का रेटेड आउटपुट 1 घंटे में ट्रैक की डैश प्रभावी लंबाई को बढ़ा सकती है। तो ये जो CSM मशीन है वो कितना बोले तो 1 घंटे में कर सकता है, तो इसका आंसर 1200 मीटर हो जाएगा। PSC स्लीपर के मामले में स्लीपर के टैंपिंग टूल के ऊपरी किनारे और नीचे के किनारे के बीच का गैप डैश होगा। तो इसका कितना हो जाएगा PSC स्लीपर? तो PSC स्लीपर का 15 से 20 mm का गैप होता है। PSC स्लीपर के मामले में वांछित स्क्वीजिंग दाब डैश किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर है। तो ये PSC स्लीपर का जो होता है स्क्वीजिंग दाब, ये होता है 110 से 120, और
पीएससी स्लीपर जो एक पॉइंट क्रॉसिंग का रहता है तो पॉइंट क्रॉसिंग का हो जाता है वो 125 से 135। टैंपिंग टूल का घिसाव इनके अनुभागीय क्षेत्र के %% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो टैंपिंग टूल उसमें जो रहता है जिससे पैकिंग किया जाता है उसका घिसाव जो है 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर एक मशीन है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है गिट्टी का चकबंदी। बीसीएम मशीन का प्रभावी प्रति घंटे काम करने का आउटपुट $मीटर प्लेन ट्रैक है। तो बीसीएम मशीन जो है ये 1 घंटे में कितने आउटपुट दे सकता है? तो ये है जो 200 मीटर देता है। और एक आया है एसबीसीएम जो 1 घंटे में 400 मीटर देता है। तो इसका आंसर 400 मीटर एसबीसीएम का होगा। बीसीएम के लिए आवश्यक न्यूनतम गिट्टी कुशन -mm होनी चाहिए। तो बीसीएम के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम 200 जो mm है गिट्टी होनी चाहिए। बीआरएम एक डैश है। तो बीआरएम कैसा मशीन है? तो ये गिट्टी रेगुलेटिंग मशीन है। एफआरएम एक डैश है। तो एफआरएम कैसी मशीन है? तो एफआरएम मशीन जो है ये शोल्डर गिट्टी सफाई मशीन, ये शोल्डर गिट्टी सफाई मशीन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मशीन ट्रैक बिछाने का एक मशीन है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मशीन ट्रैक बिछाने का एक मशीन है? तो ट्रैक जो हम लोग बिछाते हैं स्लीपर तो वो कौन सा मशीन के द्वारा बिछाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा PQRS मशीन है जो स्लीपर लेकर जाता है और डायरेक्ट बिछाकर आता है। डैश के लिए RGM मशीन का उपयोग किया जाता है। तो RGM मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल ग्राइंडिंग। रेल ग्राइंडिंग के लिए RGM मशीन का उपयोग किया जाता है। UTV एक वाहन है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो UTV का जो उपयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामग्री को ले जाने के लिए किया जाता है। कटर चैन संचलन के उल्लंघन से बचने के लिए डैश की चौड़ाई में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। तो ये कटर चैन के लिए कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। 4100 mm यानी 4100 mm तक उसका जो है कटर चैन की दूरी रहता है, उतना दूर में कोई अवरोध नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। यूनिमैट द्वारा पॉइंट व क्रॉसिंग की टैंपिंग के दौरान डैश क्या होगा? तो यूनिमैट के द्वारा जो टैंपिंग होती है तो इसका ये जो करती है मेन लाइन को पहले टैंप किया जाएगा, उसके बाद 20 mm का साधारण लिफ्ट दिया जाएगा। तो इसका आंसर ए व सी दोनों सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए और व सी दोनों सही हो जाएगा। CRS का अर्थ होता है, CRS का अर्थ होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी रेल संरक्षा आयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा सी। BCM कटर एक बार को इंसर्ट करने के लिए आवश्यक ट्रेंच डैश। तो BCM कटर को जो चैन काटते हैं तो उस समय पे कितनी होनी चाहिए? तो 30 सेमी गहरा होनी चाहिए तथा 1 मीटर चौड़ा होनी चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जब इंजन ढकेल रहा है और ब्रेक वैन सामने नहीं है तो सामग्री गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। तो जब अगर ब्रेक वैन सामने नहीं है तो उसकी गति होनी चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। टल क्रेन के संचालन हेतु PQRS काम के लिए आवश्यक ऑक्सिलरी ट्रैक का गेज है mm में। तो गेज जो होता है PQRS का तो कितनी होनी चाहिए? तो ये 3400 mm होनी चाहिए। सामग्री गाड़ी के लिए लाइन क्लियर देने समय सुनिश्चित किया जाए कि डैश। बोले तो अगर सामग्री गाड़ी का लाइन क्लियर दे रहा है तो उस समय पे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चल आयामों का उल्लंघन करने वाला कोई सामान छूटा नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
टैंपिंग करते समय रन इन और रन आउट रैंप डैश होगा। तो टैंपिंग करने समय रैंप जो होता है तो वो रैंप कितनी होनी चाहिए, तो ये 1000 में 1 होनी चाहिए। ये सबसे बीबीआई क्वेश्चन रहता है। डैश को निकालने के लिए रेल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो रेल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वो जो टूटे दरार रहता है उसे घसने के लिए किया जाता है। आंसर उसका बी हो जाएगा। रेल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग डैश को निकालने के लिए किया जाता है। तो उससे क्या निकाला जाता है, तो उससे इसका आंसर फटिंग दरारें हो जाएगा। फटिंग दरारें निकाला जाता है। बड़ी लाइन पर अनुमत कर्व की अधिकतम डिग्री होती है। तो जो बड़ी लाइन होती है उस पर सबसे अधिकतम डिग्री हो सकती है रेलवे में, तो वो 10 डिग्री हो सकती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन कर्व पर अनुमत अधिकतम कर्वेचर की डिग्री डैश है। तो अधिकतम कर्वेचर की डिग्री इसका आंसर 8 डिग्री हो जाएगा। बड़ी लाइन ट्रैक पर सबसे तेज कर्व की अनुमत त्रिज्या डैश मीटर होनी चाहिए। तो बड़ी लाइन जो ट्रैक होती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कर्व होगा 10 डिग्री, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी आपको 175 मीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 डिग्री कर्व का कर्वेचर त्रिज्या डैश मीटर के बराबर होता है। तो अगर 1 डिग्री कर्व है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 1750। 1750 1 डिग्री का रहता है। आप इसके हिसाब से आप 2 डिग्री 3 डिग्री का निकाल सकते हैं। 2 डिग्री अगर निकालना है तो आप उसका आधा कीजिए, 4 डिग्री निकालना है तो उसका आधा कीजिए। इस तरह से आपको 1750 होती है। 1750 मीटर की त्रिज्या वाला कर्व डैश डिग्री के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। त्रिज्या और कर्व की डिग्री के बीच का संबंध होता है। तो डी बराबर 1750/r होगा और आर बराबर 1750/d, यानी इसका आंसर सी, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। बड़ी लाइन ग्रुप मार्ग में ए मार्ग में ट्रैक ऊर्ध्वाधर कर्व की न्यूनतम त्रिज्या होती है। तो ए मार्ग की जो त्रिज्या होती है नॉर्मल, वो 4000 मीटर होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्व को मापने के लिए कार्ड की लंबाई डैश मीटर होनी चाहिए। तो कर्व मापने के लिए जो कार्ड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये 20 मीटर होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डैश संतुलन सुपर ऊंचाई प्रदान की जाएगी, यानी सुपर एलिवेशन प्रदान की जाती है। तो वो किस फार्मूले के तहत प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई बराबर GV²/127R, यानी इसका आंसर है बी। बड़ी लाइन पर ट्रैक पर डैश संतुलन सुपर ऊंचाई प्रदान की जाती है। तो ये हो जाएगा 13.73 V²/R। वही फार्मूले को ये तोड़कर बनाया हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बड़ी लाइन टर्न आउट में अधिकतम करंट की कमी होती है। तो बड़ी लाइन टर्न आउट में अधिकतम करंट को एक बार में कमी कर सकते हैं, तो आप 75 mm तक कर सकते हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमेंट कर्व को डैश भी कहा जाता है। तो इसमेंट कर्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण कर्व भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सी अनुमति से युक्त बड़ी लाइन पर समूह ए मार्ग पर अधिकतम करंट की कमी है। तो सी अगर अनुमति दिया तो आप एक बार में अधिकतम करंट की कमी कर सकते हैं। तो ये 100 mm कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी लाइन पर स्वीकार अधिकतम सुपर ऊंचाई है। तो भारत में जो है सबसे अधिकतम सुपर एलिवेशन आप दे सकते हैं, तो ये स्वीकार है 165 mm। इसका आंसर डी हो जाएगा। सुपर एलिवेशन डैश पर स्थित रहती है। तो सुपर एलिवेशन जो है किस पर स्थित रहती है, तो ये सर्कुलर कर्व पर स्थित रहती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। संक्रमण कर्व की शुरुआत में डैश की सुपर ऊंचाई होती है। तो संक्रमण कर्व की जहाँ से शुरुआत होता है तो उससे पहले जो है वो शून्य रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मूल्य जिसके तहत वास्तविक करंट संतुलन करंट से कम हो सकता है डैश कहा जाता है। तो वो करंट की कमी कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर उपलब्ध अधिकतम करंट ढाल डैश।
तो संक्रमण कर्व पर अधिकतम जो करंट ढाल आप दे सकते हैं तो वो कितना तक दे सकते हैं, 2.8 mm प्रति मीटर दे सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन पर ग्रेड प्रतिपूर्ति डैश प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। तो ये बड़ी लाइन पे जो ग्रेड प्रतिपूर्ति है तो ये क्या लिए कैसे दिया जाता है, तो ये 0.04। इसका आंसर डी हो जाएगा। तेज कर्व पर प्रदान किए गए आंतरिक रेल और चेक रेल के बीच की दूरी, अगर आपका कर्व ज़्यादा रहता है तो वो चेक रेल डाला जाता है तो उसका जो है गैप कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर 44 mm हो जाता है, यानी सी हो जाएगा। बड़ी लाइन के लिए अधिकतम करंट का सीमित मूल्य होता है, बड़ी लाइन के लिए अधिकतम करंट का सीमित मूल्य होता है 75 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन के ढाल पर कब्रता की प्रतिपूर्ति डैश द्वारा दिया जाता है। तो बड़ी लाइन की जो कब्रता की प्रतिपूर्ति दिया जाता है तो 70/r के द्वारा दिया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले संक्रमण कर्व का आकार, भारतीय रेलवे द्वारा जो उपयोग किया जाता है उस संक्रमण कर्व का आकार क्या बोला जाता है, तो उसे क्यूबिक पैराबोला बोला जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वृत्ताकार कर्व का त्रिज्या यदि r है तो c कार्ड लंबाई कार्ड पर वर्साइन डैश द्वारा दिया जाता है। तो इसका फार्मूला है, ये फार्मूला हो जाएगा c²/8r, यानी कर्व की यह फार्मूला है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बड़ी लाइन ट्रैक कर्व पर 4 डिग्री कर्व की ग्रेड प्रतिपूर्ति होती है तो ये 0.06 हो जाएगा। 1 डिग्री में 0.04 होता है तो 4 डिग्री में 0.16 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बड़ी लाइन में सुपर ऊंचाई की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डायनेमिक गेज का मूल्य होता है। तो बड़ी लाइन में डायनेमिक गेज का मूल्य होता है 1750, इसका डी हो जाएगा। डी और ई मार्ग पर एसी की अधिकतम सीमा होती है। तो डी और ई मार्ग अगर है तो उसकी अधिकतम एसी की सीमा हो सकती है तो वो 140 होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्व पर प्रदान की गई करंट की कमी डैश का अंतर होता है। तो कर्व पर प्रदान की गई करंट की कमी की जो होता है अंतर, तो वो होता है उच्च गति के लिए आवश्यक सैद्धांतिक करंट और वास्तविक करंट, इसका आंसर डी हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर अनुमत अधिकतम करंट कमी ग्रेडियंट डैश, तो ये जो अधिकतम करंट की कमी ग्रेडियंट जो होती है वो कितना होती है, 720 में 1 होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर अपेक्षित करंट बार करंट की कमी का परिवर्तन दर, तो अब जो है इसका आंसर हो जाएगा 35 mm प्रति सेकेंड, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। असाधारण मामले में संक्रमण कर्व पर करंट बार करंट की कमी का परिवर्तन दर होगा, अगर असाधारण मामले में है तो 55 mm प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। संक्रमण कर्व पर डैश कर्व होता है, तो संक्रमण कर्व पर कैसी कर्व होता है, तो बदलती एसआई, बदलती वर्साइन और बदलता रेडियस, यानी इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। ट्रैक पर उपलब्ध वास्तविक करंट और सेक्शन के न्यूनतम गति के अनुरूप गणना की गई करंट के बीच का अंतर को डैश कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है, इसमें अतिरिक्त करंट यानी करंट की अतिरिक्तता, इसी आंसर ए हो जाएगा। यदि एक एलएच कर्व के पीछे आरएच कर्व होता है तो दोनों कर्वों को डैश कहा जाता है, तो ये रिवर्स कर्व कहा जाता है। एलएच कर्व एक तरफ से है और आरएच कर्व यानी ऐसा जाके ऐसा गया तो इसको रिवर्स कर्व कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 875 मीटर त्रिज्या के कर्व की डिग्री, तो 875 मीटर त्रिज्या जिसकी रहेगी वो 2 डिग्री का कर्व होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। टर्न आउट के लीड कर्व को मापने की कार्ड लंबाई होती है। टर्न आउट में लीड कर्व जो मापा जाता है पॉइंट पे, तो उसकी कार्ड की लंबाई होती है ये 6 मीटर होती है, यानी इसका आंसर ये बी हो जाएगा। डैश मीटर कार्ड द्वारा केंद्र में घटाया गया कोण उस कर्व की डिग्री है, अगर कितना घटाया जाएगा तो
उस कर्व की डिग्री निकल जाएगा तो ये 30.5 मीटर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए स्टेशनों के बीच वर्षायन भिन्नता की सीमा होती है। 110 किलोमीटर की अगर स्पीड है तो वो वर्षायन में चेंजेस हो सकती है, तो ये 15 mm, इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश कर्वों पर 2 सिरों के बेल्टों के साथ सभी 80 बेल्टों को जॉगल फिश प्लेट किया जाएगा। तो अगर 3 डिग्री से तेज रहेगा तो वो सभी बेल्ट को जॉगल फिश प्लेट किया जाना चाहिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्व की त्रिज्या अगर 3500 मीटर है तो कर्व की डिग्री क्या होगा? तो अगर त्रिज्या 3500 मीटर है तो कर्व की डिग्री हो जाएगा आधा डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 डिग्री कर्व का वर्षायन कितना होनी चाहिए? तो 1 डिग्री कर्व का वर्षायन 28 mm होना चाहिए। एक्चुअली ये 28.57 होता है, 28.57, लेकिन 28 mm भी सही होगा और 29 mm भी सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा। कर्व में पैकिंग करते समय गेज सह स्तर की सुपर ऊंचाई को ठीक करने से पहले मेट को डैश रेल की असमानता को सुधारना चाहिए। तो वो सबसे पहले इनर रेल को सुधारना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि इनर रेल को आउटर रेल से ऊपर उठाया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे नेगेटिव करंट कहा जाता है। 5 डिग्री कर्व की त्रिज्या डैश मीटर होती है, तो ये 5 डिग्री की कितनी हो जाएगी? ये 350 हो जाएगी। 5 डिग्री कर्व की त्रिज्या डैश मीटर होती है, तो ये हो जाएगी 350, यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, इसका आंसर ए हो जाएगा। घुमावदार ट्रैक में डैश रेल को सामान्य रूप से डैश रेल से ऊपर उठाया जाता है, तो घुमावदार ट्रैक में आउटर रेल को सामान्य रूप से इनर रेल से ऊपर उठाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्व को भारतीय रेल पदनाम डैश द्वारा दिया जाता है, तो ये डिग्री बोला जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बड़ी लाइन का डायनेमिक गेज होता है, तो बड़ी लाइन का डायनेमिक गेज होता है ये 1750 होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक पर उपलब्ध वास्तविक करंट और सेक्शन के न्यूनतम गति के अनुरूप गणना की गई करंट के बीच का अंतर डैश कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? करंट की अधिकता, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। नेक्स्ट में आपको कराया जाएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बहुत लोगों को बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता है, किसे क्या बोला जाता है, तो मैं उसे डायग्राम लेकर आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।